नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। दोस्त ये हमारा बुक चल रहा है, सेमेस्टर 3 है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डीयू में हो, इग्नू में हो, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। दोस्त अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो ये वीडियो आज की मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपने मेरे इस वीडियो को देख लिया है, बेसिकली चैप्टर फर्स्ट है ये, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मीनिंग एंड फीचर्स, नेचर एंड स्कोप। ये दोस्त टॉपिक मैंने आज से लगभग 6 से 7 महीने पहले बनाया था, बस ये देखने के लिए क्या आप इन टॉपिक्स को देख रहे हो, क्या पसंद कर भी रहे हो। और दोस्त मानोगे नहीं भाई, इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया और अब मैं आपकी सेकेंड्स में सारे चैप्टर्स को ख़त्म करने वाला हूँ। और ये टॉपिक अगर आप यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेते हो तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप मेरी वीडियो को बिल्कुल मजे से देखो। मैं टॉपिक को दोस्त समझाऊंगा, पहले मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप इस तरीके से लिखना, आप इस तरीके से लिखना। अगर आपने टॉपिक को समझ लिया तो ये टॉपिक आपके लिए हलवा हो जाएगा और यूं लिखोगे, यूं मजा आ जाएगा दोस्त। तो पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्चुअल चीज को अगर हम एक बार समझ जाते हैं ना दोस्त, तो हम उसको कभी भूलते नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये टॉपिक आपने जरूर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये चैप्टर फर्स्ट है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर हमारा सेकंड होगा, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन के उपागम, अप्रोचेस टू द स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 3। अब हम बात करेंगे इसकी कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम का मतलब क्या है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब हमें समझ में आ गया था कि विश्व के अंदर जो भी पॉलिटिकल इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि जो भी राजनीतिक रूप से घटनाएं घट रही है, उसको समझना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर कि एक कंट्री में क्या हो रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है उस देश के अंदर, प्लस किसी और देश के व्यवस्थाओं से तुलना करना। तो हमने ये देखा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आज से ही चलन नहीं है, कई सालों से दोस्त इसका चलन है, बट इसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहा है। तो जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो हमें समझ में आता है कि पॉलिटिक्स को एज ए कंपेयर करके स्टडी करना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। पॉलिटिक्स मतलब स्टेट, कंपेयर मतलब कंपेयर तुलना करना, तो स्टेट की तुलना करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तो राज्यों की मतलब यहाँ पे राज्य से है, और राज्य के अंदर जैसे कि उनकी संगठन है, उनके स्ट्रक्चर है। मैं टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे डिफाइन करता हुआ चलूँगा ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टेट के आपस में जो तुलनात्मक अध्ययन होता है दोस्त, उसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है अध्ययन के उपागम, अप्रोचेस। अप्रोच का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे जरा सोच के देखो आप। अप्रोच का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं, यानी कि मान लो कि हम किसी दो देश के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। दुनिया में तमाम तरह के देश है, मान लो दोस्त हम कंट्री ए और कंट्री बी में हम इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कि इस कंट्री के अंदर इलेक्शन कैसे होता है और इस कंट्री के इलेक्शन कैसे होता है। जब हमने कंपेयर किया कि हमने देखा कि इन दोनों में क्या क्या इक्वलिटी है, क्या क्या इनइक्वलिटी है, क्या क्या इनके दोस्त एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और ये कितना सफल रहा है, और इनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उनके दूर करने के हमने कोई उपाय भी सोचे। वास्तव में दोस्त इसको ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये तरीका बता दिया, लेकिन सिंपल मैंने आपको बताया। और इसीलिए दोस्त जब भी हम कोई चीज़ कंपेयर कर रहे होते हैं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर कंपेयर करने के लिए कि हम कंपेयर कैसे करें, यानी कि कंपेयर करने का जो तरीका हमें बताता है उसको ही अप्रोच कहा जाता है। अप्रोचेस समझ में आ गया आप सभी को। अप्रोचेस का मतलब होता है जो कंपेयर करेंगे हम, उस कंपेयर करने के तरीके, कितने तरीके हैं तो हम देखेंगे दोस्त। बेसिकली दो यहाँ पे अप्रोचेस है, एक है ट्रेडिशनल जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, एक है मॉडर्न जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका राइज हुआ है। तो बेसिकली यही दो अप्रोचेस है, जिसके सब पॉइंट्स है कुछ, हम उनको डिस्कस करेंगे। और जो आपके सिलेबस में दिया गया है, अगर मैं डीयू के सिलेबस की बात करूं तो उनके सिलेबस में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यानी कि इंस्टीट्यूशनल संस्थात्मक उपागम, सिस्टम अप्रोच का मतलब व्यवस्था उपागम, प्रणाली उपागम हिंदी में ये भी कहा जाता है इसको, एंड स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, फंक्शनल कार्यात्मक उपागम। यानी कि दोस्त संस्थात्मक उपागम, प्रणाली उपागम या व्यवस्था उपागम, एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। ये तीन उपागम या तीन ये अप्रोच आपको डीयू के बच्चों को पढ़ना है। अगर आपके सिलेबस में कोई एक्स्ट्रा भी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ
मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और एक्स्ट्रा भी आपको बताता चलूँ मैं, ताकि आपके सिलेबस के साथ साथ कुछ एक जनरल टॉपिक्स भी आपका क्लियर हो जाए एज अ यूपीएससी पर पर्सपेक्टिव से। चलिए दोस्तों, हम पहले समझते हैं उपागम क्या है। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, अभी आपको मैंने क्या बताया दोस्त कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या करते हैं हम, सिंपल हम एक पॉलिटिक्स कंपेयर का मतलब आपको समझ में आ ही गया है। पॉलिटिक्स मतलब स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ स्टेट। अब इस स्टडी ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट का स्टडी करने का क्या तरीका हो, या हम उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच को देखें, ट्रेडिशन को देखते हुए चले, या हम इसको मॉडर्न में देखें, या इसके अंदर हम सिर्फ इंस्टीट्यूशनल को देखें या लीगल को देखें। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी कि जो हमें तरीके को बताता है कि हमें स्टेट को किस तरीके से समझना चाहिए। स्टेट का मतलब यहाँ पे सिंपल पॉलिटिक्स है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि आपको यह समझना है कि उपागम का मतलब या अप्रोच का मतलब क्या होता है। अप्रोच का मतलब होता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, उस स्टडी करने के जो तरीका है, तरीका क्या है। क्या हम लीगल के बेस पे स्टडी करेंगे, क्या हम इंस्टीट्यूशनल के बेस पे स्टडी करेंगे, क्या हम हिस्टोरिकल बेस पे स्टडी करेंगे, क्या हम ट्रेडिशनल पे, क्या मॉडर्न पे बेस पे हम स्टडी करेंगे। तो जो तरीका होगा, जो हमारी दृष्टि होगी, एक देखने का नज़रिया होता है ना, सिंपल वही नज़रिया क्या होगा स्टडी करने का, इसको ही उपागम या अप्रोच कहा जाता है। अब हम देखें कि मेन अप्रोचेस क्या होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि इंडिया और चाइना बगल में है, हम इन दोनों कंट्री में हम कंपेयर करना चाहते हैं पार्टी सिस्टम पे, है ना। तो पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स एक वर्ड तो ऐसा है नहीं कि भाई कि इसमें एक ही चीज़ हो, भाई पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत कुछ इसके अंदर आ जाता है ना। तो हम देखेंगे कि इंडिया और चाइना में पार्टी सिस्टम कैसा है। सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेसी है या नहीं है, क्या पार्टी होने का यहाँ पे फ़ायदा भी है जनता को, है या सिंपल एक ही पार्टी सब कुछ चलाई जा रही है। तो इन दोनों के कंपेयर करने का तरीका कौन सा होगा। हम इनके बैकग्राउंड यानी कि इतिहास को देखेंगे, तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल जो अप्रोच है हम उसका सहारा लेंगे ताकि हमें इन दोनों के इतिहास के बारे में पता चल पाए। हम लीगल अप्रोच भी देखेंगे इसके अंदर, हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी देखेंगे। तो हम किस अप्रोच को देखेंगे, ये हमें बताता है कि अध्ययन का तरीका क्या होगा, हमारी दृष्टि, हमारी नज़रिया क्या होगी, है। और जिस नज़रिए से हम इसका स्टडी करेंगे वही अप्रोच कहलाएगा हमारा। जैसे हिस्टोरिकल, लीगल, अगर आप इस टॉपिक को समझ गए हो कि अप्रोच किसे कहते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल अभी इंडिया और चाइना के लिया है, वैसे ही सेम दुनिया के तमाम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर। तो दुनिया में अभी 200 से ज़्यादा कंट्री, 193 कंट्रीज यूएन में शामिल है। तो दुनिया के तमाम कंट्री से कंपेयर हो सकता है। हम वेस्टर्न कंट्री का एशियन से कंपेयर करें या एशियन का अमेरिका से कंपेयर करें, तो जैसे जो भी कंपेयर करना है इसमें हम पॉलिटिक्स को विशेष स्थान देंगे। और ऐसा नहीं है दोस्त कि ये कंपेयर करने का जो सिस्टम है ये आज ही निकल आया है। क्या आप किसी का कंपेयर करते हो कभी भूल के, कभी लड़की का किसी लड़की से कंपेयर मत कर दो, मैंने आपका कपार साल फोड़ देगी आपका वो है। भाई मुझे पता नहीं आता यार, पॉलिटिकल साइंस में तो हम चुटकी में कंपेयर कर लेते, लेकिन कोई लड़की बोल देगा देख वो लड़की का ना बाल कितना बड़ा है, क्या लगती है यार, तेरे से फीकी लगती है, तू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लड़की आपका साथ फोड़ देगी, लड़की को तारीफ पसंद बहुत है यार, है ना। तो कंपेयर दो इंसानों के बीच में जैसे किया जाता है, वैसे ही कंपेयर है दो देशों के बीच में किया जाता है। अब ये जो दो देशों के बीच में जो कंपेयर करने का जो ये सिस्टम है, क्या ये आज ही आया है? नहीं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आज नहीं आया है, ये पुराने ही समय से चला आ रहा है। अब इसको देखिए भाई, ये है एरिस्टोटल, है, इनको पॉलिटिकल साइंस के फादर के रूप में जाना जाता है। देखिए भाई, ये भाई बंदे अपने अंदर से बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। इनको किस चीज़ की आस थी? भूख थी इनको। भूख क्या थी इनको? देखो इनका जन्म भाई एथेंस में हुआ है, यूनान में है। ग्रीक का नाम सुना ना आपने? आज से लगभग 300 ईस्वी पूर्व साल पहले की बात है ये। अब इनके अंदर भाई ये चीज़ जाग गया, इनकी उत्तेजना कि यार सबसे अच्छा शासन कौन सा है, हमें तो भाई ये पता करना है। अब देखो जरा एक बार, सबसे अच्छा शासन कौन सा है इनको ये पता करना था। अगर हम मान लो कि हम कॉलेज के अंदर या क्लास के अंदर यही पता करने की कोशिश करें कि सबसे अच्छे स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम?
बच्चों में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए टेस्ट करवा लेंगे या जो भी हम ओरल टेस्ट ले लेंगे तो इससे कंपेयर हो जाएंगे और जो अच्छे बच्चे होंगे उनको साइड कर देंगे, यही होगा ना। अब इन्होंने क्या किया भाई, अरिस्टोटल ने ये भी वही किया। इसने क्या किया, इसने सोचा कि कंपेयर करने के लिए हमें दुनिया का संविधान पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स का स्टडी करना है हमें तो है, और देश को समझने के लिए उसका देश का संविधान समझना जरूरी है। हम इंडिया को समझना, इंडिया का प्रीएम्बल देख लो, संविधान देखो, ब्रिटेन का देखो, बेशक वो अनरिटर्न है लेकिन भाई बहुत सारे कुछ ऐसा नहीं होता कि वो रिटर्न में कुछ हो ही ना, रिटर्न होता है, ठीक है। अमेरिका का देख लो, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जितने भी कंट्री सबका संविधान उठा के देखो आज भाई, समझना है तो है। ये बंदा वैसे ही था भूखा हुआ, हमें तो कुछ करना पड़ेगा भाई। इस बंदे ने, अरिस्टोटल ने, सबसे अच्छा शासन कौन सा है इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए अपने टाइम पे दुनिया भर के 158 कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया भर के 158 संविधानों का अध्ययन कर लिया, सभी संविधान को पढ़ डाला। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि दुनिया में सबसे अच्छा शासन कौन सा है, क्या डेमोक्रेसी है, क्या मोनार्की है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, भीड़तंत्र है, सबसे अच्छा शासन कौन सा है, सिर्फ ये जानने के लिए इसने 158 कंट्री का कंपेयर कर डाला। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो जनक है उसको शुरुआत करने वाला यही बंदा है वो। आज ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना तो इसी की वजह से पढ़ रहे हो। इस बंदे ने कंपेयर किया, इसी को देखते देखते आगे और बंदे आ गए हैं। कौन कौन? मैकियावेली आ गया, इसने भी राजाओं की तुलना करनी स्टार्ट कर दी। इसी को देखते देखते सिसरो आ गया, मैकियावेली आ गया, मॉन्टेस्क्यू आ गया, कार्ल मार्क्स आ गया, बार्कर आ गया, लोस्की आ गया, मुनरो आ गया। ये सब के सब आते चले गए, सब के सब आते चले गए। जैसे यूट्यूब पे आज क्या है कि आज कोई कुछ पढ़ा रहा है या कोई ऐसी वीडियो बना रहा है या टिकटॉक पे कोई ऐसी वीडियो बना रहा है या इंस्टाग्राम पे, अरे मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा यार, अच्छा लगा, फिर देख के खड़े हो जाते हैं भाई हम भी, क्या जा रहा है फ़ोन में रील्स बनाने में, तो बहुत आसान है यार, ऐसा होता है ना। सेम यही तरीका बहुत पहले ही अपनाने चले गए थे यार। तो ऐसे ये प्रथा चलती गई और देखते ही देखते पॉलिटिकल थिंकर आते गए और उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने स्टेट को लेकर, किसी ने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, किसी ने इंस्टीट्यूशन को लेकर, किसी ने पूरे संविधान ही पढ़ डाला। तो सिर्फ इनका मकसद क्या रहा हम इसको भी समझेंगे और कंपेयर करने की शुरुआत यहाँ से ही हो गई मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि जो पहले टाइम से चला आ रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर कंपेयर करने का, तो इससे पहले एक चीज़ समझाऊं मैं आपको। देखो यार, जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होंगे ना, देखो जब भी हम क्या पढ़ रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स में इसको हम कैटेगराइज करते हैं ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। सबसे पहला है पॉलिटी, जिसके अंदर देश के संविधान है ना, पॉलिटी पता है ना आपका, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना होता है हमें। दूसरा है IR, इंटरनेशनल रिलेशन, और तीसरा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। समझिए आप, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके फादर का जो नाम है वो कौन है? वो है दोस्त अरिस्टोटल, जिसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को पढ़ डाला सिर्फ ये पता करने के लिए सबसे अच्छा शासन कौन सा है। IR भी देखेंगे दोस्तों हम, जिसके अंदर हम देश के दूसरे देशों के साथ रिलेशन देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी देखते हैं और पॉलिटिक्स के अंदर पूरी पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं। समझ में आया? तो पॉलिटिकल साइंस के ये 3 ब्रांचेज हैं, इन तीनों में से इस ब्रांच को हम पढ़ रहे हैं और इसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये आपको बेसिक बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि तीनों ही पोर्शन अगर आप पढ़ लोगे तो समझना कि हाँ अब आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया है, ठीक है। जब तक साइंस नहीं पढ़ोगे है, जब तक आप इन तीनों ब्रांचेस को खत्म ना कर लो, ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। तो दोस्त देखते देखते ये सारे थिंकर्स ने कंपेयर करना स्टार्ट किया, लेकिन अरिस्टोटल अरिस्टोटल के टाइम से लेकर 328 के आसपास दोस्त उसका पूरा टाइम पीरियड रहा है, इससे पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक 1945 के आसपास दोस्तों साइंस की क्रांति हो गई थी। वैज्ञानिक क्रांति कहा जाता है उसको, व्यवहारवादी क्रांति कहा जाता है, बिहेवियरल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस टाइम से पहले तक जो भी कंपेयर किया जा रहा है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो भी स्टडी हुआ है, जो भी थिंकर्स है जिन्होंने अपना व्यूज़ दिया, उन सभी व्यूज़ को, उन सभी चीज़ों को ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का जो टाइम पीरियड आया, यहाँ पे जो थिंकर्स आए जिन्होंने नए नए अप्रोचेस दिए, अब यहाँ पे सिस्टम कुछ चेंज हुआ है, अध्ययन करने का तरीका कुछ चेंज हुआ, इसको मॉडर्न अप्रोच के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद मॉडर्न अप्रोच, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी परंपरागत उपागम
और आधुनिक उपागम वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। उपागम कह लो या दृष्टिकोण कह लो, ठीक है, इंग्लिश में की वर्ड है अप्रोचेस। चलिए अब दोस्त हुआ ये कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना भाई, ट्रेडिशनल वाला, ये क्या कहते हैं कि नहीं हमें ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना है भाई, हम क्या कहते हैं, हम कहते नहीं कि जब पापा या मम्मी कुछ कह देती है, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हमें कह देते हैं कुछ, अरे यार आप जाओ ना, आप पुराने सोच के बंद हो यार, अब है आप फटे फटे जीन्स पहनते हैं तो फैशन हो जाता है। कुछ घर वाले बोलते हैं अरे आज का यही ज़माना है, तुम तो 1990 के 1950 के ज़माने के हो ना, पुराने ज़माने के तुम लोग हो। वैसे ही सेम आप कह सकते हो कि पुराने ज़माने के लोगों वगैरह या पुराने ज़माने के जो थिंकर्स ने अपने व्यूज़ दिए उनको ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर रखा जाता है ना। पुराने ज़माने का मतलब समझ आ गया ना मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल अप्रोच के वर्ल्ड वॉर सेकंड के पहले के सभी थिंकर्स हैं। क्यों ऐसा कहा गया उनको? क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिमिटेड कंटेंट पे दम दिया, लिमिटेड कंटेंट को ही प्रमोट किया। जैसे जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, जैसे कि दोस्त लेजिस्लेचर हो गया है ना, एंड एग्जीक्यूटिव हो गई, एंड जुडिशरी कार्यपालिका, जैसे कि सरकार, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सिर्फ इनका स्टडी करना, एंड लेजिस्लेचर हो गया भाई, पार्लियामेंट हो गया, जैसे चाहे वो एक सदन हो या 2 हाउस का हो या 1 हाउस सिंगल हाउस हो, इनका स्टडी करना, एंड जुडिशरी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब की अध्ययन करना। बस इनका इन्हीं पे ही ज़्यादा जोर रहा। आज के टाइम में क्या है भाई, इन सब पे तो है ही है, लेकिन व्यवहार में भी, पॉलिटिकल लीडर्स में भी, पॉलिटिकल पार्टीज में भी, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ है जिनको आज जो नॉन पॉलिटिकल माना जाता है उनको भी जगह दी जाती है। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, नॉन पॉलिटिकल जो दोस्त थिंग्स हैं उनको शामिल नहीं किया गया, इसीलिए इसको परंपरागत पुराना वाला विचार कह सकते हो आप, ठीक है। परंपरागत उपागम के जो अप्रोचेस हैं वो कौन कौन से, यानी कि ट्रेडिशनल कोई बंदा होगा तो वो सिर्फ 3 तरीके से ही चीज़ों को स्टडी करेगा, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करेगा। अगर कोई ट्रेडिशनल बंदा है तो, या ट्रेडिशनल अगर हम अप्रोच देखें तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर 3 तरीके आते हैं। वो 3 तरीका कौन कौन सा? हिस्टोरिकल तरीके से, या तो मैं किसी भी चीज़ का स्टडी करूँगा तो हिस्टोरिकल पर्पस से करूँगा, मैं आज जिसको भी देख रहा हूँ तो मैं हिस्ट्री से मैच करके देखूंगा, आज जिसको भी देखूंगा उसकी तुलना करूंगा मैं हिस्ट्री से, तो हो गया हिस्टोरिकल अप्रोच। नेक्स्ट क्या है? कानूनी, इसमें सिर्फ कानून को ही देखूंगा मैं, है ना, यानी कानूनी तरीकों से जिसकी भी अध्ययन किया जाता है, कानूनी लीगल रूप से, है ना, यानी कि उसमें कानूनी पक्षों को देखा जाता है। बाकी राजनीति हो गया या पॉलिटिक्स हो गया, सोशल हो गया, इन सबको छोड़ दिया जाता है, ओनली कानूनी लीगल तरीके से, है ना। जैसे कि कानून बनाने का या कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ हो गया, सिर्फ इनका स्टडी करना बस, और कुछ नहीं, है ना। एंड संस्थात्मक में क्या है? सिर्फ इंस्टीट्यूशनल, जो भी इंस्टीट्यूशन है उनका स्टडी करना। तो ये 3 अप्रोचेस हैं जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जाने जाते हैं, और हम इन तीनों का स्टडी करेंगे। एक चीज़ दोस्तों और ध्यान रखना आपको, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था भाई कि जो थिंकर्स रहे हैं वो वेस्टर्न थिंकर्स ही रहे, जैसे कि यूनान के, ग्रीक के, है ना, या आप कह सकते हो कि पश्चिमी यूरोप का जो हिस्सा है वहीं से वो सबके सब बिलोंग करते रहे, या अमेरिकन थिंकर्स रहे। इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे ही जोर दिया है, पश्चिमी देशों के अध्ययन पे ही जोर दिया है। पश्चिमी देशों जो वेस्टर्न कंट्री, इनके संविधान को स्टडी करना, इनके रूल ऑफ लॉ को स्टडी करना, एंड यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको स्टडी करना, शासन के तरीक़ों को स्टडी करना, डेमोक्रेसी है उसको स्टडी करना, बस वेस्टर्न कंट्री तक ही ये लिमिट रहे। अब दुनिया के एशियन भी पार्ट है भाई, एशियन रीजन भी है, उधर यूरोप, उधर दोस्त अफ्रीकन भी है, सोचो जरा वो साउथ ऑफ अमेरिका भी हो, कुछ भी नहीं छोड़ दिया गया उन सबको, ओनली वेस्टर्न कंट्रीज, दैट मीन्स यूरोपियन कंट्रीज पे इनका फोकस रहा बस। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का इस वजह से क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना भी किया जाता है, और इसी वजह से दोस्त मैक्रेडीज ने एक लाइन भी कही है जो काफ़ी फेमस है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा कि यह दृष्टिकोण मतलब ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, परंपरागत जो उपागम है, परंपरागत उपागम विदेशी सरकारों के अध्ययन, यानी कि क्या करता है ये, जो फॉरेन गवर्नमेंट है उनकी स्टडी करता है, और विस्तृत रूप से यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके, फुली डिस्क्राइब करके, बिल्कुल मजे से मलाई मार के, यानी कि एक एक पूर्ण डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को, जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं उनकी प्रजातंत्र को। और बेसिकली दोस्त पहले यूरोप के अंदर इंग्लैंड का ही बोलबाला हुआ करता था, तो ज़्यादातर इंग्लैंड के ही सभी सिद्धांतों को और आंतरिक पक्षों को ये शामिल करता है,
पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करता है, उनको कंपेयर करता है यूरोपियन कंट्री से ही। भाई कंपेयर तो तब माना जाएगा ना जब आप एक कंट्री की किसी और कंट्री से कंपेयर कर रहे हो, ना कि मैं अपने ही कंपेयर दोस्त अपने ही भाई से कर रहा हूँ, ऐसी बात हो गई है ना। अगर मैं अपना कंपेयर अपने ही भाई से कर रहा हूँ ये गलत हो गया यार। मैं अपना कंपेयर किसी और पड़ोसी से कर रहा हूँ, किसी और दूसरे से कर रहा हूँ है, ताकि मुझसे बेहतर बनो। ऐसे तो भाई भाई में लड़ाई की बात हो जाएगी यार, समझे ना यार, ये हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जो परंपरागत उपागम है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसी वजह से क्योंकि वो सिर्फ यूरोपियन कंट्री को ही अपना स्टडी का एक क्षेत्र मानता है, सिर्फ उनकी ही स्टडी करता है, उनके अलावा किसी और पे ध्यान देता नहीं। एशियन कंट्रीज़ हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गए, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया इसने, पहली बात ये। और यूरोप से बाहरी कंट्री को उसने कुछ समझा ही नहीं, और फॉरेन गवर्नमेंट को इसने स्टडी किया बस। इसीलिए ये जो मैक्रेडीज है, इन्होंने कहा कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब ये नहीं होता, इसलिए ये अतुलनात्मक सिद्धांत है, अतुलनात्मक अप्रोच है उपागम। ट्रेडिशनल अप्रोच या परंपरागत उपागम को मैक्रेडीज ने अतुलनात्मक उपागम कहा है, क्योंकि इसके अंदर तुलना तो किया गया लेकिन अशुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप यानी बिल्कुल शुद्ध रूप से नहीं किया गया, इसलिए यानी कि प्योर तरीके से नहीं किया गया जिनको तुलना करते टाइम शामिल करना चाहिए, ठीक। इसलिए इसको अतुलनात्मक उपागम के नाम से दिया गया मैक्रेडीज के द्वारा। आप देखो जैसे तुलना करना है, मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि मान लो कि हमें किसी एक कंट्री की दूसरे कंट्री से कंपेयर करना है, तो हम ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या समानताएं हैं, उस कंट्री में क्या क्या समानताएं भी हैं, क्या क्या कमियां भी हैं, क्या क्या फ़ायदे भी हैं उन दोनों कंट्री के अंदर गिन सिस्टम को लेकर, या जो कमियां हैं तो उनको दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है ना, कि मान लो दो कंट्री कंपेयर करें, थोड़ी कंपेयर करके छोड़ दो बस, हाँ लो भाई कंपेयर कर दिया, लो भाई इतना बड़ा बड़ा लो पढ़ लो। ये तो ऐसे सरकारी स्कूल आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम के तहत हो जाएगा भाई। जैसे आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, बड़े बड़े थियोरटिकल चीज़ पढ़ा दी जाते हैं, लेकिन असल लाइफ में उनका हमारे ज़िंदगी से कोई लेना देना होता ही नहीं है, वैसा ही हो गया भाई ये तो। इसलिए परंपरागत ट्रेडिशनल अप्रोच को या इन्होंने अतुलनात्मक कह दिया। इसलिए दोस्त आज जो हमारी एजुकेशन चल रही है वो टोटली ट्रेडिशनल है, उसमें चेंज करने की जरूरत है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बेहतर है, इस टाइम इन सब चीज़ों को रिप्लेस करता है वो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त परंपरागत उपागम की विशेषता है, यानी कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, हम देखते हैं इनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या खास बात है इनकी। देन हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके जो तीन हमने देखा था अप्रोचेस सब पॉइंट्स में, हिस्टोरिकल हो गया, लीगल हो गया और इंस्टीट्यूशनल हो गया। देन हम तीनों को डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम दोस्त समझ भी पाएंगे। चलिए हम अब देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या है, दैट मीन्स इनके फीचर्स क्या है। चलिए आप समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच है ये अतुलनात्मक है। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, जल्दी बताइए। इस बंदे ने कहा था। अतुलनात्मक किसने कहा था, मैक्रेडीज ने कहा था। इसलिए ये सबसे इसकी पहली खास बात भी बन गई है, इसकी पहली फीचर्स भी बन गई है। समझ में आया दोस्त, अरे समझ में आया भाई, क्लियर है ना। चलिए तो अतुलनात्मक ये इसलिए है क्योंकि इसने अपने तुलना करने टाइम सभी पक्षों को शामिल नहीं किया है। ये सिर्फ औपचारिक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ औपचारिक संगठनों पे ही जोर देता है। जैसे सरकार के भाग, जैसे कि संसद हो गया, कार्यपालिका हो गया, है ना, एंड जुडिशरी जैसे न्यायपालिका हो गई, बस राज्य तक सीमित रहा। बाकी नॉन पॉलिटिकल काफ़ी सारे से दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप हो गया, एनजीओज हो गए, एंड इलेक्शन का प्रोसेस हो गया, बहुत कुछ तरीका है इम्पैक्ट करने का तरीके, किस किस से पॉलिटिक्स हमारी इम्पैक्ट होती है, पॉलिटिक्स इस पर इम्पैक्ट डालती है, इन सब बातों पर जोर दिया ही नहीं है, है ना। इसलिए ये अतुलनात्मक है, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो ओंग एक थिंकर है भाई, ओग, क्या नाम है इसका, ओग की ये बुक है, जिस बुक का नाम है गवर्नमेंट ऑफ यूरोप। देख लो भाई, अफ्रीकन एशियन कुछ है ये नहीं है भाई, इनको तो सिर्फ यूरोप सोचता है। यूरोपियन कंट्रीज वाले तो पूरी दुनिया पे राज करें, तो वो यही तो चाहेंगे कि भाई सबके साथ यूरोप को पढ़े। इसलिए स्टार्टिंग में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का विकास हो ही नहीं पाया है, इसलिए ट्रेडिशन सिर्फ यूरोप पर ही चलता रहा है। यूरोसेंट्रिज्म पढ़ा है ना चैप्टर, नहीं पढ़ा आपने अभी तक, पढ़ लेना भाई, दे दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। यूरोप से परे देखो भाई, अब यूरोप से परे भी बहुत कुछ है, एशिया है, अफ्रीका है, ये कि यूरोप में घुसे रहो। तो अब क्या हुआ भाई, ओग ने अपनी बुक के अंदर है ब्रिटेन, किसको, ब्रिटेन को, जर्मनी को, फ्रांस को और इटली को, इन चारों कंट्री की जो पॉलिटिक्स का सिस्टम है इसको स्टडी किया, है ना, पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया और उनके बीच में कंपेयर भी किया।
लेकिन ज़रा आप खुद से देखो ये सारे कंट्री कहाँ के हैं? ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया है, या फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये सारे कंट्री दोस्तों यूरोप के हैं। तो यूरोपियन कंट्री की आपस में तुलना की जा रही है। और यही सेम चीज़ मुनरो ने भी किया। ये भी दोस्तों पॉलिटिकल थिंकर है मुनरो, इसने भी यही सेम चीज़ किया है। सोचो जरा एक बार। इसीलिए इस का जो हम कह सकते हैं दोस्त, ये अतुलनात्मक है। एक ही जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि मान लो मेरी तुलना मेरे भाई से की जा रही है, तो उसमें क्या मजा आएगा? भाई भाई में लड़ाई करवाओगे क्या? मेरी तुलना किसी और से की जानी चाहिए। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। वैसे ही जब हम एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर किसी एक कंट्री की तुलना करते हैं, तो जैसे कि मान लो कि यूरोप का कंट्री है, मान लो कि फ्रांस है, तो फ्रांस की तुलना किसी अफ्रीकन कंट्री से करो या एशियन कंट्री से किसी करो, तभी ना भाई शामिल किया जाएगा। पहली बात तो ये, प्लस कंपेयर करते टाइम उन बातों का ध्यान रखा जाए जो पॉलिटिकल क्षेत्र में आते हैं और जो नॉन पॉलिटिकल क्षेत्र में भी आते हैं, उनके फायदे और उनके नुकसान और उनके जो कमियां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, इन सभी बातों को शामिल करना चाहिए। तभी तो भाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाएगा, है ना। चलिए भाई, तो मुंड्रो भी भाई ये भी फेल हो गया माफ करना भाई। तो ये भी सेम ही बात किया जाता है ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये बोलता है कि ये सिर्फ वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक मतलब क्या है? कि ये सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्रिप्टिव है। मैंने अभी क्या बताया आप सभी को, ये सेम ट्रेडिशनल अप्रोच है। जैसे कि आज हमारा एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनल हो चुका है, बड़े बड़े पेज हैं, बड़े बड़े थियोरेटिकल पार्ट्स हमें पढ़ा दिया जाता है, रटवा दिया जाता है, बंदे पढ़ते पढ़ते नींद में मर जाते हैं, कब सो जाते हैं उनका खुद पता नहीं चलता है। सेम ये भी ऐसा ही है। इसने क्या क्या है कि चीज़ों को, दो कंट्री है ना, उनके बीच में क्या क्या है इसको समझा, क्या है ध्यान रखना। इसने क्या है पे जोड़ दिया है, किस पे, क्या पे जोड़ दिया है, कब पे जोड़ दिया है, कौन पे जोड़ दिया है ना, और कहाँ पे जोड़ दिया है। यानी कि किसी कंट्री में क्या है, वो कब आया, उसको किसने किया, एंड कोई चीज़ है तो वो कहाँ पर है, इन चीज़ पे जोड़ दिया है इसने। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या किया, इसने दोस्तों क्यों पे, ऐसा है तो क्यों है, प्लस ऐसा है तो कैसे हुआ, है ना, और इसके समाधान क्या होगा, इन पे जोर नहीं दिया। इनका यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा, इस पे जोर वो नहीं दिया। इसलिए इसको वर्णनात्मक कहा जाता है। डैट मीन्स एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच पे क्या क्या समानताएं हैं, इक्वलिटी क्या है, क्या इनक्वलिटी क्या क्या है, इन पे भी तो शामिल करो भाई। इसलिए इसने इक्वलिटी और इनक्वलिटी को शामिल नहीं किया है। पहली बात, इसने जो हिस्टोरिकल जो उसका पार्ट्स होता है उसको भी छोड़ दिया कहीं ना कहीं। अगर हिस्टोरिकल को कर रहे हो उसमें शामिल, तो उनके और भी तमाम क्षेत्र होते हैं, जैसे उसका ओरिजिन के पीछे का रीज़न कुछ भी नहीं शामिल किया गया। एंड इसने सिर्फ दोस्तों शासन, यानी कि शासन का तरीका क्या है ना, रूल ऑफ लॉ क्या है, इसको सिर्फ देखा है। और एक के देश में क्या क्या कार्य होते हैं पॉलिटिकल रूप से, पॉलिटिकल वर्क को इसने शामिल किया बस। बाकी नॉन पॉलिटिकल जो कार्य है इसने इसको शामिल नहीं किया। जैसे प्रेस ग्रुप, NGO मैंने आपको बताते चल रहा हूँ मैं, एंड जो सरकार पे इम्पैक्ट डालती है, ऐसे सारे रीजन्स को, सारे दोस्त नॉन पॉलिटिकल थिंग्स को इसने सबको इसने इग्नोर किया है। ठीक है, इसलिए सिर्फ वर्णनात्मक, ये चीज़ों को सिर्फ वर्णन करता है, ये सिर्फ चीज़ों को दोस्तों लिखता है, पेज भर देता है बस, है ना। उनका ना सोल्यूशन देता है, ना ही उनके दोस्त अच्छे से ये एनालाइज करता है, सिंपल ऐसे ही बोल देता है। चलिए, इसके जो थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स में जो सबसे फेमस थिंकर है वो है FM मार्क्स। इनकी एक बुक है, इस बुक का नाम है फॉरेन गवर्नमेंट। इस बुक के अंदर, और नेक्स्ट है दोस्तों कार्टन ने किस बुक में, मेजर फॉरेन पावर्स, इस बुक के अंदर, ठीक है, मेजर फॉरेन पावर्स। तो इन दोनों ने अपने बुक्स के अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच के इसी बात को, यानी कि वर्णनात्मक बातों को एक्सप्लेन किया है कि चीज़, हाँ भाई, ट्रेडिशनल जो इनकी बुक है, इनको देखने के बाद पता चलता है कि ये सिर्फ ट्रेडिशनल जो अप्रोच है सिर्फ वो वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है चीज़ों को, उनको सोल्यूशन या एनालाइज या चीज़ों को व्याख्या करने का काम बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ वर्णन कर देता है। वर्णन का मतलब होता है सिंपल चीज़ों को वर्णन करना। यानी कि अगर मान लो कि ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है, ये मार्कर 2 रुपये की आएगी, आप इसको बोर्ड पर लिख सकते हो और ये आपको लिखा जा सकता है बस। ये मार्कर बना किससे है, मार्कर हमारे देश में कहाँ से आया है, हमारे देश में तो बनता ये है कहाँ पर, ये क्यों बनता है, तो
इसमें कुछ कमियां हैं, तो इसको दूर करने का उपाय क्या है? आई होप आप इस मार्कर के एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या छोड़ दिया है। इसने दोस्त यही बातें छोड़ दिया है कि चीज़ों को सिर्फ सिंपल इसने वर्णन कर दिया है, डिस्क्राइब तो कर दिया है, लेकिन एनालाइज या क्रिटिसाइज या उसको दूर करने की, जो उसकी प्रॉब्लम उसको दूर करने का, सोल्व करने का कुछ बताया ही नहीं इसने सोल्यूशन। थर्ड पॉइंट क्या है? सीमित या संकुचित दृष्टिकोण है ये संकुचित है। क्यों? क्योंकि इसके जो भी कंपैरिजन का जो तरीका रहा वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए तक ही सिर्फ लिमिट रहा। इसने एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट क्या है? ये प्रबंधनात्मक है, ये मोनोग्राफी है। मोनोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्त? मोनोग्राफी का मतलब होता है कि इसने सिर्फ एक ही क्षेत्र में मोनोग्राफी अपना प्रभुत्व कायम रखा। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ को ही सिर्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, वेस्टर्न कंट्रीज़ को ही इम्पोर्टेंस देना, तमाम अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ को इम्पोर्टेंस ना देना। तो जहाँ पे इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा उसीलिए इसको मोनोग्राफिक कहा जाता है, यानी कि पूरे विश्व के कुछ एरिया को ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ अगर दोस्त देखा जाए तो इसने नॉन पॉलिटिकल जो जैसे कि रीजन है उसको इसने शामिल नहीं किया। इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड सोशल, इकोनॉमिक, इन सभी पक्षों को दूसरे ने इग्नोर कर दिया है, कुछ नहीं शामिल नहीं किया है। जैसे दोस्त देखा जाए ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में एक थिंकर होता है डाइसी नाम का। डाइसी सिर्फ और सिर्फ लॉ की ही बात करता है, अध्ययन तो करता है, वो भी यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन की सिर्फ लॉ की, यानी कि स्पेसिफिक कोई ऐसा क्षेत्र और स्पेसिफिक कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर सिर्फ ये कंपेयर कर रहे होते हैं। भाई कंपेयर करने के लिए सही पक्षों को शामिल किया जाता है, ठीक है। यूएसए का एक एग्जांपल लो भाई, यहाँ पे भी एक वुड्रो विल्सन नाम का एक बंदा हुआ, राष्ट्रपति भी है, याद है ना भाई। वैसे ही विल्सन ने क्या किया, जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव है उसको कंपेयर किया और सिर्फ उस एग्जीक्यूटिव को ही स्टडी किया। क्यों एग्जीक्यूटिव? क्यों भाई, जुडिशरी कहाँ गई, पार्लियामेंट कहाँ गई। तो देखा जाए तो ट्रेडिशनल के अंदर काफ़ी संकुचित है ये, संकीर्ण है ये, है ना। एंड ये काफ़ी क्या है, प्रबंधनात्मक है ये। मोनोग्राफिक यहाँ पे रहा है, यानी कुछ ही क्षेत्र में, ये स्पेसिफिक क्षेत्र में इनका फोकस ज़्यादा रहा, है ना। ये निकल नहीं पाए उस चीज़ों से। एंड ये स्थिर और गतिहीन है। क्या ये स्टैटिक है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है ना, ये स्थिर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया टाइम टू टाइम। ये टाइम के अकॉर्डिंग कोई चेंज आना होता है, नहीं चेंज आया दोस्त। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जैसे कि जो स्टडी किया जा रहा था सिर्फ स्टेट की स्टडी करना या स्टैटिक पोर्सन, रूल ऑफ गवर्नमेंट की या सिर्फ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, बस यहीं तक लिमिट रही है। लेकिन टाइम जैसे बढ़ता है क्या फिर भी चेंज नहीं हुआ भाई। वो तो वर्ल्ड सेकेंड में जाकर कौन से बिहेवियर रेवोल्यूशन हुआ, साइंस की क्रांति आ गई, लोगों में बुद्धि जग गई और लोगों ने अब समझा कि जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग एक नया तरीका होना चाहिए कंपेयर का, और उस कंपेयर से हम क्या सीख सकते हैं। अब ये दोस्तों बात यहाँ पे आई, तब जाके मॉडर्न अप्रोच आया। लेकिन अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच में ही है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टैटिक है, स्थिर है, इसमें कोई टाइम टू टाइम चेंज नहीं आया है। ये जैसे कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करना, सिर्फ औपचारिक संस्थाओं को ही अध्ययन करना इसका काम मेन रहा है। औपचारिक मतलब फॉर्मल, सरकार के अंग, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा हमारे देश में है ना, संसद, तो वैसे संसद हो गया, एंड कार्यपालिका, एंड दोस्त जुडिशरी, न्यायपालिका, पॉलिटिकल पार्टीज, बस सिंपल। बाकी और अन्य चीज़ों पे इसका ध्यान रहा ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मल चीज़ों पे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन चीज़ों पे, ठीक है। एंड सिक्स्थ क्या है, ये औपचारिक संस्थागत अध्ययन। अभी दोस्त मैंने आपको बताया ना कि ये सिर्फ औपचारिक संस्थाओं पे ही जोड़ देता है, ठीक है। जो भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक देश के अंदर होते ही होते हैं, नॉर्मली होते हैं वो, तो उन्हीं चीज़ पे इसने जोड़ दिया है। जैसे कि हम जेम्स ब्राइस की बात करें तो अपनी इसने एक बुक लिखी मॉडर्न डेमोक्रेसीज। इस बुक के अंदर इसने बताया कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ही इंस्टीट्यूशन का अध्ययन किया गया है, और ये इस बंदे जेम्स ब्राइस ने भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का ही स्टडी किया है। तो ऐसे ही इसके जैसे काफ़ी सारे थिंकर्स हुए जिन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को ही ज़्यादा मतलब फोर्स दिया है, उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उसी का स्टडी किया है, बस उसी को ही कंपेयर किया है ना। अब फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के व्यवहार भी तो होते हैं भाई। व्यवहार मतलब फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे। अब कोई ऐसा कानून बना तो उस कानून का प्रभाव लोगों पे क्या पड़ेगा, या लोगों से ऐसा क्या करें लोग तो लोगों का प्रभाव कानून पे क्या पड़ेगा। प्रभाव पे, व्यवहार पे, बिहेवियर पे इसने कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, इसने सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की स्टडी पे ही छोड़ दिया, ठीक है।
ठीक है। वो तो भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब व्यवहारिक क्रांति हुई है ना, बिहेवियर रेवोल्यूशन हुआ, तब जाके दोस्त फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के व्यवहार पे भी जोर देना स्टार्ट हुआ। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है दोस्त, ये वैज्ञानिक अध्ययन करता है, साइंटिफिक नहीं है, टोटली दोस्त अनयूजुअल। जैसे समझते हैं, इसने जो भी कंपेयर किया है वो तकनीक पे आधारित तो है नहीं, उसमें तथ्यों पे आधारित कोई चीज़ है नहीं, ओनली कल्पनाओं पे ध्यान दिया गया है, या प्रिजुडियस बोलते हैं ना दोस्तों, उसका पूर्वाग्रह, बस ऐसा मान लिया हमने, ऐसा है भाई, ऐसा है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे इसने ज़्यादा जोर दिया है। ना इसमें साइंस में देखा गया, ना इसमें तथ्य पे बात करी गई है। अगर कल्पनाओं की बात की गई है तो कल्पना को एक्सप्लेन तक नहीं किया गया ठीक से, समझे, एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्या है, ये आदर्श या मानके अध्ययन। आदर्श मतलब क्या होता है कि ये दोस्त देखा जाए तो इन्होंने क्या अच्छा हो सकता है या क्या होना चाहिए पर ज़्यादा जोर दिया। जैसे अच्छा रूल क्या होगा, है ना, या अच्छा कानून कैसे बनेगा, या एक कानून एक देश के लिए कौन सा सही हो सकता है, इन सब चीज़ों पे बात तो इन्होंने करी है। लेकिन दोस्त ये सभी बात पूर्व धारणाओं पे आधारित है। पूर्व धारणाएं मतलब कि ये पहले से ही ये मान के चलते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मान के चलते हैं। जैसे इनका जोर सिर्फ डेमोक्रेसी पे रहा, यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रजातंत्र का बहाल है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी कैसी है, सिर्फ डेमोक्रेसी पे इम्पोर्टेंस इन्होंने दिया, एंड टू पार्टी सिस्टम पे। क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ में मोस्टली कंट्रीज ऐसे रहे जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम ही रही है, ठीक है दोस्त, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अब जाके काफ़ी कंट्री मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन टू पार्टी सिस्टम ही रही थी। इसलिए आदर्श में क्या कि इनका ये कहना है कि जहाँ पे भी लोकतंत्र है वहाँ पे दो पार्टी सिस्टम हो, ये बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से होनी भी चाहिए, तो इनका ये सब कहना है। इन्होंने दोस्त जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनकी बात करी ही नहीं है, और इनको क्या दिखा कि भाई लोकतंत्र हाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में है, टू पार्टी सिस्टम हाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में है, और इन्होंने इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेडिशनल अप्रोच के जो थिंकर रहे कि हाँ भाई जहाँ पे दो पार्टी सिस्टम है, जहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टी होंगे, और जहाँ पे लोकतंत्र है वही सबसे अच्छा है, तो इनके लिए वही सबसे अच्छा रहा, तो इन्होंने ऐसा मान लिया। लेकिन दुनिया में आज तो ऐसा है नहीं भाई कि दो पार्टी सिस्टम सबसे अच्छा पार्टी सिस्टम होगा, है ना। कुछ हद तक अपने सबके फ़ायदे नुकसान होते हैं। अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, ब्रिटेन में है, लेकिन भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, समझे आप। तो सबके अपने फ़ायदे नुकसान है। पार्टी सिस्टम वाले चैप्टर में समझाऊंगा मैं इसके। चलिए दोस्तों, ऐसे ही एप्टर और एंड्रेन ने इन्होंने दोस्त इस बात को समर्थन दिया है, यानी कि इन्होंने आदर्श और मानके जो अध्ययन मैं बता रहा हूँ आप सभी को, आदर्श यानी कि नॉर्मेटिव मतलब मानकर चलना कि ऐसा होना चाहिए, एप्टर और एंड्रेन के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट क्या है, विशेष समस्या पर आधारित अध्ययन। मैंने आपको दोस्त बताया कि ये विशेष स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम पे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, या इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं, या रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, एंड दोस्त ये टू हाउसेस की बात करते हैं। जैसे कि एक कंट्री में दो हाउस, जैसे हमारे कंट्री में लोकसभा राज्यसभा, वैसे किसी और कंट्री में हो या है ना सीनेट हो या कांग्रेस हो अमेरिका के अंदर, समझा क्या दोस्त आप सभी को, सेम वैसे ही। तो ये सिर्फ इन पे ही जोड़ देते हैं बस, इसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं इनके लिए। तो डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, देश तरक्की कर सके उसके लिए, रिप्रेजेंटेटिव का तरीका, एंड टू हाउसेस, द्विसदनीय व्यवस्था। तो सिर्फ इनका 3-4 इन्हीं पॉइंट में जोड़ रहा है ज़्यादा। जैसे दो डाइसे की बात करें तो इसने ब्रिटेन के अंदर सिर्फ कानून की समस्या पे ही जोड़ दिया है कि कानून की समस्या कहाँ पे है, कैसी क्या है, बस, और कुछ देखा ही नहीं है। इसलिए इसको काफ़ी हम लिमिटेड एरिया में मानते हैं, वो ये फैल नहीं पाया, स्प्रेड नहीं हो पाया, या इसने अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज ही नहीं किया, चीज़ों को ऐड नहीं किया, ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ठीक है। इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच की क्रिटिसाइज भी की जाती है। किन बातों को लेकर चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो शासन की संस्थाओं तक, ये अपने शासन की संस्थाओं तक ही सीमित रह गया, संस्थाओं से बाहर निकला ही नहीं, यानी कि एक देश में जो इंस्टीट्यूशंस है उसके बाहर निकला ही नहीं। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरूर यहाँ पे देखते रहे, ठीक है। देखिए भाई, ऑमंड और पावेल ये पॉलिटिकल थिंकर हुए, इन्होंने क्या कहा है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है ना भाई, इसका मेन जो फोर्स रहा है वो संस्थाओं पे, इंस्टीट्यूशन पे रहा है, कानून लॉ पे रहा है, विधि मेथड पे रहा है, और पॉलिटिकल थिंकर्स और जो उनकी आइडियोलॉजी है उन पर रहा है, बस। बाकी इनकी कोई भी उपलब्धियां रही, कोई व्यवहार हुआ, उपलब्धियां क्या है, इनकी इन्होंने साफ तरीके से इग्नोर किया है। एंड प्रॉब्लम क्या है, उसको सोल्यूशन क्या होगा, इसको सब कुछ के उन्होंने
इग्नोर किया है। इस वजह से इनको ये कहा जाता है कि ये सिर्फ शासन के संस्थाओं तक सीमित है, इसी कारण से इनकी क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी कि आलोचना किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये क्या कहते हैं भाई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, सबसे अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था यूरोपियन कंट्रीज में ही है, और वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम बताया था ना अभी, तो इनको यही अच्छा लगता है। इनको ये नहीं देखना भाई ट्रेडिशनल अप्रोच के जो थिंकर्स है कि एशिया में क्या है, अफ्रीका में क्या है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है इनको दिखता है सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम में सबसे अच्छी है। वैसे दोस्तों सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज है ना, यूरोपियन कंट्रीज, इसलिए इनका सिर्फ संकीर्ण जो एक लिमिटेड जो दायरा रहा ना, इस वजह से इनकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, शासन की संस्थाओं का वर्णन। इन्होंने वर्णन कर दिया है, जो शासन की संस्थाएं हैं उनका सिर्फ वर्णन तो कर दिया, लेकिन संस्थाओं के अलावा जो और भी अन्य बातें हैं उसको शामिल नहीं किया। इसलिए मैक्रेडीज ने क्या कहा है, अतुलनात्मक कहा है। मैंने आपको बताया था ना दोस्त, क्योंकि सिर्फ संस्थाओं को ही तुलना करने का मतलब सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं होता। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत बड़ा वर्ड है मेरे दोस्त। सिर्फ स्टेट, स्टडी ऑफ स्टेट तो सिंगल वर्ड में कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है, लेकिन स्टेट का मतलब सिर्फ यही है, स्टेट को प्रभावित करने वाले कारक है ना, जो स्टेट पे इम्पैक्ट डालते हैं और स्टेट जिन पे इम्पैक्ट डालता है, इन सभी बातों को स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। अब स्टेट जिन पे प्रभाव डालता है वो लोग हैं, संस्थाएं हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, और लोग स्टेट में जो प्रभाव डालते हैं, जैसे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज बना के, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप बना के, एनजीओज बना के, तमाम तरह के हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, पोर्ट्स, पॉलिटिकल प्रोसेस तमाम तरीके से डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को शामिल करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है, जो कि नहीं किया गया ट्रेडिशनल अप्रोच में, इसलिए इसको अतुलनात्मक कहा है मैक्रेडीज ने। नेक्स्ट दोस्त, इसके रिलेवेंस आने वाले टाइम में देखा गया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जब आया, वो व्यवहारिक क्रांति हुई, साइंटिफिक मेथड तरीके से लोगों ने चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, तो अब समझ में आया कि नहीं भाई अब ये रिलेवेंस इसकी ख़त्म हो चुकी है। डैट मीन्स इसकी इंपॉर्टेंस अब उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। आज के टाइम में अब इसको चेंज करना ज़रूरी है, इसलिए दोस्त इसकी प्रासंगिकता नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को सिर्फ वर्णन कर देता है, लेकिन कंक्लूजन लिखता ही नहीं है। इसलिए दोस्त जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखो तो आप पहले आंसर तो लिखना, इंट्रो लिखना, फिर आंसर लिखना, एंड में कंक्लूजन जरूर लिखना, है ना। आप ट्रेडिशनल अप्रोच की तरह गलती मत करना, वरना टीचर समझ जाएगा ये तू भी ट्रेडिशनल सोच का बंदा है ना। क्या करना है आपको, एक कंक्लूजन जरूर लिखना है आंसर के अंदर। तो ट्रेडिशनल अप्रोच वाला क्या करते थे, चीज़ों को सिर्फ लिख देते थे। एग्जाम में लास्ट में जो है ना भाई, आपको निष्कर्ष टीचर जरूर देखेगा, तो ये क्या करते थे, ये निष्कर्ष लिखते ही नहीं थे या निष्कर्ष बताते नहीं थे किसी चीज़ का। इसलिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये प्रथा चेंज हुई। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मॉडर्न अप्रोच आया। अब वो क्या कहता है कि नहीं भाई है, हम देंगे ना, हम निष्कर्ष भी देंगे, हम समस्या का समाधान भी देंगे, आने आप ना भाई हमारे पास, तो तभी तो समाधान मिलेगा। ये चलता रहा। नेक्स्ट क्या है, अंतर अनुशासनात्मक ये नहीं है। दैट मीन्स ये जो सिद्धांत है या जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, ये अंतर अनुशासनात्मक नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है ना। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, अगर देखा जाए कि इस सिद्धांत के वजह से कि इस सिद्धांत ने अपने अंदर कोई न्यू मेथड अपनाया ही नहीं। सिंपल, इसके अंदर से तीन ही सब पॉइंट्स अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच जब हम देखेंगे तो इसके जो पॉइंट्स हैं ये तीन तरीके से स्टडी करता है, कंपेयर करता है। एक हिस्टोरिकल, एक लीगल और एक इंस्टीट्यूशनल। ऐतिहासिक तरीके से, कानूनी तरीके से और संस्थात्मक तरीके से, बस और कोई तरीका नहीं है ना। मॉडर्न तरीके में अब पढ़ेंगे इसकी कमियों क्या रही, इसलिए इसने कोई न्यू तरीका नहीं अपनाया, न्यू मेथड नहीं अपनाया, ठीक है। एंड जैसे ये सोशोलॉजी, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन सब पे इसका जोर रहा, लेकिन और भी नॉन पॉलिटिकल जो क्षेत्र है उस पर इसने जोर नहीं दिया। सैद्धांतिक अध्ययन, इसने दोस्त सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का सैद्धांतिक अध्ययन किया है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन जिससे देश पूरा चल रहा है हमारा, सिर्फ उसी का स्टडी किया, ये हमने अभी समझा। बाकी और अन्य चीज़ों का इसने वर्णन या व्याख्या या विश्लेषण नहीं किया है। ये सब नीति बनाने का पे विश्वास करता है। ये बोलता है कि हम सिर्फ लॉ बनाएंगे, हम सिर्फ कानून बनाएंगे, लेकिन जो समस्या है हम उस पर संविधान पे ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। क्या बात है भाई। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का मानना है कि नीति निर्माण हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब नीति निर्माण तो हो रहा है, कानून लॉ मेकिंग का सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन वो कितने लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर पा रहा है ये भी ना ज़रूरी है भाई। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच का कहना है कि नीति का निर्माण हो, है ना। ये समस्याओं के समाधान पर ध्यान नहीं देता, समस्या समाधान हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रही है, हो रही है, इस पर ध्यान नहीं देता।
लेकिन दोस्त अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो ऐसा नहीं है कि इतनी कमियों के बाद भी ट्रेडिशनल अप्रोच की इम्पोर्टेंस ना हो। इसकी इम्पोर्टेंस है, हाँ, ये आज उतना रिलेवेंस नहीं है, ये हम कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट दोस्तों इसलिए है ये क्योंकि हमने देखा कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा जोर देता है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पे, है ना। तो कम से कम हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी तो मिलती है भाई, ये तो ध्यान रखना। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अभी हम देखेंगे दोस्त, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को समझने में ये हमारी हेल्प करता है, और ये 3 तरीके से हेल्प करता है। पहले ये हमें उसका हिस्टोरिकल पार्ट बताता है, जिसको हम हिस्टोरिकल अप्रोच में पढ़ेंगे। फिर ये हमें दोस्त उसका कानूनी पार्ट बताता है, यानी कि ये फिर हमें उसका लीगल जो पार्ट है, लीगल तरीके से समझने में ये हमारी हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशनल है उसको डीपली समझने में हेल्प करता है। इसलिए 3 तरीके से हेल्प करता है हमारी समझने में, ये दोस्त हम अभी देखेंगे। एंड जैसे कि अरिस्टोटल ने 158 कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ डाला, उसको समझ डाला, कंपेयर कर डाला, इससे कुछ नई नई बातें सीखने को मिली हमें, है ना। अरिस्टोटल ने क्या किया था भाई, देखा था ना हमने, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ डाला था, कंपेयर करने का तरीका। तो उसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है, कंपेयर करने के तरीके। अगर वो कंपेयर नहीं करता तो क्या पता ये सब्जेक्ट भी ना बनता भाई। कंपेयर तो जरूर होता, लेकिन इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में जैसे हम इसको पढ़ पा रहे हैं, क्या पता वैसा ना हुआ होता। क्योंकि कंपेयर तो भाई इंसान की फितरत है, हम तो कंपेयर करते ही हैं एक दूसरे से। भाई शर्मा जी का लुंडा कति जहर बन रहा है भाई आजकल, कति पढ़ाकू बन रहा हो, तो फर्स्ट पे फर्स्ट आ रहा है, ऐसा होता है ना। अरे उसकी लड़की को देखो, तो कोई काम करती है, बर्तन ना मांजन करती है, घर में बैठ के टीवी देखते रहती है, उसको देखो उसकी लोंडिया को, घर का पूरा काम करती है, सब कुछ करती है, घर में ऐसी बेइज्जती सुनने को मिलती होगी ना, है। तो ये तुलना तो हम इंसान की फितरत है ना मेरे दोस्त। ये सोचो, बेरोजगार कहेंगे, बेरोजगार घर में बैठ रहता है, ना कमाता है ना कुछ खाता है, खुद बिना कमाई की रोटियां तोड़ता रहता है, सुना होगा ना ये सब। तो ये सब सुनने को जरूर मिलता है हमें घर में, ये तुलनाएं होती रहती है, छोटी बड़ी तुलनाएं। तो लेकिन पॉलिटिकल में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जब हम तुलना करते हैं तो हम सिस्टमेटिक वे में तुलना करते हैं। अगर ये ना हुआ होता तो क्या पता ये सब्जेक्ट ना आया होता, सिस्टमेटिक वे में, समझे आप। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रमुख परंपरागत दृष्टिकोण या उपागम। चलिए दोस्तों, हम अभी ये देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके अंदर जो 3 अप्रोचेस हैं, इन 3 अप्रोचेस के तहत ही हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। सबसे पहला है हिस्टोरिकल, दूसरा है लीगल, और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल। लेकिन ये अप्रोच दिया किसने हमें, क्योंकि शुरुआत तो कर दिया अरिस्टोटल ने, अब आगे भाई कोई तो आएगा देने के लिए नए नए विचार अपने। तो उसका नाम है दोस्त हैरी एक्सटाइन। क्या नाम है उसका, हैरी एक्सटाइन। क्या नाम है दोस्त उसका, हैरी एक्सटाइन ने ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो 3 हैं, हिस्टोरिकल, लीगल और इंस्टीट्यूशनल, इसने ही हमें दिया है। क्या नाम है उसका, हैरी क्या कर रही है, ठीक है, हैरी एक्सटाइन, ठीक है, नाम जरूर याद रखना मेरे दोस्त। चलिए, तो इन्होंने ही ये तीनों अप्रोचेस हमें दिए हैं। एक एक करके हम डिफाइन करते हैं इन तीनों अप्रोचेस को। सबसे पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ये क्या करता है, आज जो भी चीज़ है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, राजनीतिक व्यवस्था है, क्या कोई संगठन है, या कार्यपालिका है, न्यायपालिका है ना, विधायिका है, संसद है, देश की सरकार है, उन सभी को ये तुलना करता है इतिहास के बेस पे। यानी कि आज अगर मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ तो मैं इतिहास को देखूंगा पहले, क्या इतिहास में ऐसा ही था, है ऐसा तो भाई मार्कर नहीं हुआ करता था। अगर हम पीछे देखते हैं इस स्मार्ट बोर्ड को, क्या ऐसा पहले सोचा भी होगा हमने कि दोस्तों ऐसा कोई बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट पैनल आ जाएगा जिस पर हम ऐसा लिख पाएंगे। सोचा होगा कभी आपने, नहीं सोचा होगा ना। रात रात इंसान की ज़िंदगी चेंज हो जाती है। डेट मीन्स कि ये क्या करता है कि चीज़ों को इतिहास से कंपेयर करता है और क्या उससे सीख सकते हैं, या इतिहास में ऐसी क्या समस्याएं आई थी जिसको आज हम दूर कर सकते हैं। तो जारी से बात है भाई कि जाहिर सी बात है कि इतिहास पे हम जोर देंगे तो यार उनका फ़ायदा ज़रूर होगा हमें, और इतिहास की भूलें हमें बहुत कुछ सिखा चली जाती है ना। क्योंकि पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर रहे होंगे यार, पॉलिटिकल की बात कर रहे होंगे, तो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री जो इतिहास है, ये पॉलिटिकल साइंस की जड़ है। अगर हमें पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझना है तो हमें इतिहास में जाना ही पड़ेगा। अगर हमें भारत के पॉलिटी को पढ़ते हैं, हम याद करो, अगर आपने एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा है या पढ़ोगे यूपीएससी के पर्पज़ से भी, तो एम लक्ष्मीकांत भी या कोई से ही पढ़ लो, हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम पहले अंग्रेज़ों के इतिहास को ही पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के अंदर कानूनों का विकास कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने ही किया है।
तो हम इतिहास पे चले ही गए ना। इसीलिए जो हिस्ट्री है दोस्त, इसका जड़ जो है वो पॉलिटिकल साइंस में ही है। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है, जो पॉलिटिकल साइंस है या दोस्त जो पॉलिटिकल है, ये हिस्ट्री का फल है, ये हिस्ट्री का फल है ना। समझ मेरी बात का कह रहा हूँ मैं। हिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता चलता है। इसीलिए ये किसका फल हुआ, ये किससे पैदा हुआ, ये हिस्ट्री से पैदा हुआ। समझे आप? क्लियर है बात? चलिए दोस्तों अब इस पॉइंट पे आते हैं हम। तो राज्यों की शासन प्रणाली, अलग अलग तरीके की जो शासन प्रणाली है राज्यों की, स्टेट की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या रूलिंग का जो तरीका है वो कैसा है, किस तरीके का है, इसको स्टडी करना एक बेस बना के हिस्टोरिकल को, यानी कि ऐतिहासिक चीज़ों पे स्टडी करना कि आज इंडिया में ऐसा है तो अंग्रेजों के टाइम कैसा रहा था, ये अमेरिका में ये है तो उस अमेरिका में आज से 200 साल पहले व्यवस्था कैसी थी, 400 साल पहले व्यवस्था कैसी थी। यानी कि इतिहास को तुलना करता है, ये हमारे देश की तुलना कर रहा है किसी और देश के इतिहास से, तो इतिहास से तुलना की जाती है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सपोर्टर हैं, यानी कि जिसने इसको सपोर्ट किया है, जिसने इसको प्रमोट किया है, उन थिंकर्स में कौन कौन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जिसने हिस्टोरिकल जो अप्रोचेस है इसको प्रमोट किया है वो दोस्तों कौन कौन है, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, मॉन्टेस्क्यू है, हिगल है, मार्क्स है, मैक्स वेबर है, वॉल्टर है और वेजहॉट है। मार्क्स तो दोस्तों सबसे तगड़ा है क्योंकि इसने आज मानव पे जो अत्याचार होते हैं, जो शोषण होता है, इसकी तुलना इतिहास से करी है, जिसको इतिहास की भौतिकवादी कहा जाता है। मार्क्स बात मेरी वीडियोस देखना बिल्कुल खोल कर समझाया उसके अंदर, ठीक है, ये हो गया। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, व्यवहारवादी जब क्रांति आई तो इस क्रांति के बाद मूल्य पे जोर दिया गया, इतिहास पे कम। दैट मीन्स पहले कहता है कि सब चीज़ों को इतिहास पे जोर दे के देखना। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ इतिहास में ठीक है वो आज के ज़माने पे ठीक ही होगी, खुद से सोच के देखो भाई, है ना। एक समय तो ऐसा भी हुआ करता था एथेंस के अंदर, जब लोकतंत्र के नाम पे लोग वोट नहीं दिया करते थे, खुद शासन चलाया करते थे, है ना, समझे आप। यानी कि वो अपना शासन खुद ही चलाते थे। कानून बनाना हो तो गांव के सभी लोग आके बैठ के कानून बनाएंगे। लेकिन आज अगर कानून बनाना होगा तो भारत के सभी 140 करोड़ देशवासियों को बैठा लिया जाएगा तो क्या होगा भाई, कानून बन जाएगा, है, एक आग को सर बुड़ो फोड़ देंगे भाई यहाँ पे, है ना, ये हो जाता है। लेकिन जो कानूनी औपचारिक है यहाँ पे, कानूनी औपचारिक उपागम, ये क्या करता है कि ये संविधान के आधार पर चीज़ों को तुलना करता है, सिर्फ संविधान के आधार पे। अगर इंडिया की तुलना करना है फ्रांस से तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखो और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखो। संविधान का फ्रांस का संविधान कितने बार बदल चुका है भाई, कितने बार बन चुका है, लेकिन इंडिया का संविधान कभी आज तक एक बार भी पूरा नहीं बदला। हमारा जो संविधान 1950 में एक बार लागू हुआ था, उसके बाद वही चला जा रहा है, उसमें अमेंडमेंट जरूर हुए, लेकिन फ्रांस का कितने बार बदल गया, नेपाल का कितने बार बदल गया। तो संवैधानिक आधार पर तुलना करना, इसको ही लीगल औपचारिक उपागम यानी कि कानूनी औपचारिक उपागम कहा जाता है। यानी कि कानूनी आधार पर संस्थाओं का पृथक्करण, ये कानून के आधार पर संस्थाओं को अलग अलग करता है, ये सिर्फ कानून को देखता है। दैट मीन्स ये सिर्फ लीगल बेस पे चीज़ों को स्टडी कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। ये ना पॉलिटिक्स को देखता है, या ना सोशल को, ना या इकोनॉमिक को, इन सभी एस्पेक्ट्स को ये अलग कर देता है, सभी एस्पेक्ट्स को ये अलग कर देता है। ये सिर्फ कानूनी व्यवस्था का विश्लेषण करता है, न्यायिक संस्थाओं को छोड़ देता है। ये अधिकार क्षेत्र, स्वतंत्रता, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए थोड़ा चिंता का विषय भी बन जाता है ना। जो सिसरो से लेकर डाइसी तक जो भी थिंकर्स आएंगे उन सब ने इन्हीं पे जोर दिया है। एंड न्यायिक सत्ता और कानूनी उपागम का विकास, इन दोनों के द्वारा भी इसका काफ़ी इनमें कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर दोस्त देखा जाए कानूनी उपागम का विकास किससे और कैसे हुआ, तो इनमें जो मेन जो थिंकर्स रहे हैं वो है वुड्रो विल्सन है, डाइसी है, जेम्स ब्राइस है, केसी व्हीलर है, हरमन फाइनर है, जेनिंग्स है, ऑस्टिन बेंथम, सर हेनरी मैन है। ये सारे जो थिंकर रहे हैं, दो चार थिंकर्स का नाम याद कर लेना, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये थिंकर्स का नाम डालना। एंड इसके बाद देखिए दोस्तों, होब्स ने राज्य को ही सर्वोच्च कानून बताया। जो स्टेट है वो सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊपर का कानून है। माफ करना भाई, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, और राज्य जो भी अपना आदेश देगा सबको फॉलो करना पड़ेगा। राज्य का आदेश सबसे बड़ा कानून हुआ है। देख लो भाई, होब्स ने कानून के बेस पर राज्यों की तुलना करनी स्टार्ट कर दी। सेम ग्रोसियस ने भी ऐसे ही कहा। बोंदा ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया, इसका सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही था वो होब्स की तरह कि भाई दुनिया में सबसे माफ करना भाई,
थोड़ा गला सूख जाता है पढ़ाते पढ़ाते यार, मज़ा आता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक यहाँ तक देखते आ गए हो तो मुझे लगता है कि टॉपिक में आपका इंटरेस्ट अच्छा खासा बना हुआ है। और ऐसी वीडियोस में बना के डालूंगा अगर आप प्यार देते रहोगे यार। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए हाँ भाई, मैं फिर से बता देता हूँ दोस्त, ये पानी वानी जो पी रहा मैं थोड़ा खास रहा हूँ तो मैं माफ़ी इसलिए मांग लेता हूँ। एंड मैं इसलिए ऐसा बोल दे रहा हूँ ताकि मुझे वीडियो कटिंग ना करना पड़े, कटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, मैं फिर ऐसे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, टोटल ओरिजिनल, कोई मेल मिलाप नहीं होगा भाई मेरी वीडियोस के अंदर। चलिए दोस्तों, तो इसने भी संप्रभुता का सिद्धांत दिया, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी का। तो इसने भी कहीं ना कहीं कानून में सबसे ऊपर राजा को ही रख दिया, सबसे ऊपर स्टेट है। और यही चीज़, स्टेट मतलब कि कानून सबसे ऊपर है, संप्रभुता, और एक कंट्री बिल्कुल संप्रभुत्व है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में। डेट मीन्स एक कंट्री अपने आंतरिक देश के अंदर किसी का गुलाम नहीं होगा और देश के बाहर भी किसी का गुलाम नहीं होगा वो। और यही बात आज भी राष्ट्रीय, आज भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है। सब कंट्रियाँ सोवरेनिटी अपनाना चाहते हैं भाई, हम सब आज सोवरेन कंट्री है, कौन किसी का गुलाम है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। ये दोस्तों, ये सिद्धांत यानी कि जो लीगल अप्रोच जो है ये किसी स्थिति में क्या कार्रवाई करनी चाहिए या कोई भी मान लो कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या हमें एक्शन लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये बताता है। सबसे बड़ी बात ये है ना, क्योंकि जो करना चाहिए हमें वो भी लीगल बेस पे ही होगा, जो नहीं करना चाहिए है ना बस मतलब वो इलीगल है भाई, तभी नहीं करने बोल रहा है ये, इसलिए भाई ठीक है। शासन के विभिन्न अंगों की कानूनी स्थिति और शक्तियों पर ये ध्यान देता है, जैसे कि जो विभिन्न अंग हैं, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका, डेट मीन्स पार्लियामेंट हो, इन सब में तुलना करता है कानूनी बेस पे, क्यों उनमें कानूनी क्या संबंध है या कानूनी रूप से उनमें क्या समानताएं और असमानताएं हैं, है ना दोस्त। अगर देखा जाए तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस अप्रोच का भी, क्योंकि ये चीज़ हमें कानूनी तरीके से सब कुछ जानकारी देता है। लेकिन क्रिटिसाइज किया जाए तो ये सिर्फ कानून को इतना ज़्यादा जोर दे देता है, इतना ज़्यादा दोस्त इंपॉर्टेंस देता है ये सिर्फ लीगल बेस पे कि ये पॉलिटिक्स को भूल जाता है। पॉलिटिकल क्षेत्र से का उसका कोई लेना देना है ही नहीं, ना ये पॉलिटिक्स की बात करता है, इसलिए इसको सिर्फ लीगल होने के कारण इसकी आलोचना की जाती है कि इसको कम से कम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी शामिल करना चाहिए था। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, संस्थागत उपागम। अब संस्थागत उपागम के मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। ये संस्थाओं का अध्ययन करता है, जो इंस्टीट्यूशन है ये उसकी स्टडी करता है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका एंड पॉलिटिकल पार्टी, एक संगठन, इन सब की तुलना करता है। ये देश को चलाने के लिए कौन कौन से संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की स्टडी करता है। ये सिंपल इन सब के बारे में बताता है, इन सब की तुलना भी करता है, कंपेयर करता है। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मल चीज़ों को, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है सिर्फ उनके ही स्टडी करता है ये। जैसे जो इनफॉर्मल हो गए, जैसे कि मान लो फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक्स, बस है, इन सब की तुलना करता ही नहीं है ये सिर्फ गवर्नमेंट की स्टडी करता है, गवर्नमेंट की तुलना करता है। ठीक है, देखा जाए तो। एंड दोस्तों, मैरिज देखा जाए फैमिली इसलिए शामिल किया क्योंकि मैरिज जो है वो सोशोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी की जाती है, तो इसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन हो गया, ये संस्था हो गया, ये एक है। ठीक है, संस्थागत उपागम, मतदान का व्यवहार क्या है, मतदान देते टाइम, वोटिंग देते टाइम एक वोटर्स के अंदर क्या मन में उसको चल रहा होता है, छोड़ देते हैं इन सब बातों को, कोई मतलब नहीं है। विधायकों के व्यवहार पे, विधायकों के काम पे, कामकाज पे, न्यायाधीशों के व्यवहार पे, कार्य तो बताता है ये, लेकिन जो उनका व्यवहार मतलब प्रभाव होता है कि उनका इम्पैक्ट क्या होगा, उनका बिहेवियर स्ट्रक्चर कैसा होता है उनका। ठीक है, अलग अलग मुकदमे को वो किस तरीके से टैकल करते हैं, इन सब बातों को छोड़ देता है ये अनौपचारिक संस्थाएं को भी कवर नहीं करता है। जैसे समान शासन प्रणाली वाले जो देश होते हैं ये उन्हीं देशों में इक्वल है या उन देशों में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है। जैसे मान लो कि कंट्री ए में वही रूलिंग चल रहा है जो कंट्री बी में चल रहा है ना, तो इन दोनों कंट्री में आसानी से कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही कंट्री में सेम स्ट्रक्चर है, सेम सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो राजनीतिक रूप में जो बाधाएं आ रही है ये है ना, जो वर्तमान में जो आज बाधाएं हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर, ये उनको दूर करने का भी हमें उपाय बताता है, तो इसलिए इसका थोड़ा बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, देखा जाए उदाहरण के रूप में कि भारत और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने में ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हमारी हेल्प करता है। दूसरी बात, भारत और अमेरिका के अंदर जो संघानात्मक ढांचा है फेडरल सिस्टम है, तो इंडिया के फेडरल सिस्टम और अमेरिका के फेडरल सिस्टम जमीन आसमान का अंतर है,
पता है ना भाई मेरे दोस्त, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट है, 50 स्टेट, और वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल है। लेकिन इंडिया में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है देश की यूनिटी को देखते हुए। वहाँ पे अपने सभी राज्य के संविधान है, भारत में थोड़ी एक ही संविधान है, सभी राज्यों की अपनी अपनी नागरिकता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की नागरिकता, दो नागरिकता है वहाँ पे, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है। तो ये देखा जाए तो हम कंपेयर करें तो ये लीगल चीज़ों को कंपेयर करता है, जैसे कि अमेरिका और भारत में इस टॉपिक पे कंपेयर किया जा सकता है। वर्तमान संस्थाओं के मार्ग में जो बाधाएं आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको भी दूर करने का उपाय भी बताता है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के अंदर आता भी है, ठीक है। एंड मुक्त समाजों के अध्ययन के लिए ही उपयुक्त है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच उस कंट्री के अंदर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उस कंट्री की स्टडी कर ही नहीं सकते हम जहाँ पे डेमोक्रेसी या लिबर्टी या फंडामेंटल जैसे राइट्स लोगों को है ही नहीं। जैसे मान लो हम पाकिस्तान का करेंगे या अफ़गानिस्तान का करेंगे कंपेयर इंडिया से, हैं तो हो ही नहीं सकता भाई। पाकिस्तान को कंपेयर उसी कंट्री से करो जहाँ पे सिस्टम पाकिस्तान जैसा ही हो, है फौजियों का शासन हो, आतंकवादी को फैक्ट्री हो। सोच सकते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, है ना। तो इंडिया जैसे कहाँ बुद्ध और महात्मा जैसे गांधी जैसे देशों के साथ तुलना की जा सकती है भाई। तो मुक्त समाज से ही तुलना की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे अगर मान लो जहाँ पे लोकतंत्र है तो उस कंट्री की तुलना वहीं से की जाए जहाँ पे लोकतंत्र वो देश है। अब इंडिया के चाइना से क्या कंपेयर करोगे भाई। हाँ, पॉलिटिकल से कंपेयर बेशक नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। हम चाइना से इकोनॉमिक मामले में बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, ऐसा भी तो है। एंड अगर हम बात करें पाकिस्तान से, दुनिया के तमाम देशों से, तो ऐसा कहाँ से हो जाएगा। तो मुक्त समाज में लिए ही ये उपयुक्त है। ऐसा नहीं है कि जो जहाँ पे डेमोक्रेसी है और ऐसे कंट्री से कंपेयर करो जहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो ऐसा कैसे कंपेयर हो पाएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते। सर्वाधिकारवादी समाजों के लिए नहीं है ये, मैंने बताया ना कि जो जहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे डिक्टेटर चल रहा है ना, वहाँ पे ये सही नहीं होगा भाई, जहाँ पे लोगों को अधिकार ही नहीं है। इसकी आलोचना क्या भाई, आलोचना ये कि ये कठोर नियंत्रण रखता है। जैसे हम बात करें 1985 से पहले दुनिया के तमाम कंट्री के अंदर सोशलिज्म का ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था। इंडिया भी देख लो भाई, बहुत ज़्यादा। अब जैसे सोवियत संघ टूटा, 1990 तक आते आते दुनिया के तमाम कंट्री में क्या हुआ, औपचारिक जो संस्थाएं हैं उसकी जगह अनौपचारिक संस्थाओं पे भी इनफॉर्मल जो इंस्टीट्यूशनल हैं जो मतलब कि संस्थाएं हैं उन पे भी जोर देने स्टार्ट हो गए। इससे ये साबित होता है कि जब तक मुक्त समाज नहीं होगा, जब तक ये अप्रोच फेल है, ये सिर्फ मुक्त समाज के लिए ही सही है, डेमोक्रेसी वगैरह के लिए, ठीक है। बिहेवियरल रेवोल्यूशन हुआ 1945 के अंदर। कब? 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड आपका हो जाता है ख़त्म। उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ तो ये देखने के लिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ कैसे, लोगों का व्यवहार कैसा था, है बिहेवियर रेवोल्यूशन हुआ। बिहेवियर रेवोल्यूशन, व्यवहारवादी क्रांति। अब कल्पनाओं पे नहीं, क्या होना चाहिए इस पे नहीं, क्या हो रहा है इस पे, और तथ्य पे जोर देने की बात की जाने लग गई। तथ्य पे जोर देने, जहाँ पे दोस्तों साइंस का बहुत बड़ा रोल रहा, जहाँ पे इन्वेंशन नए नए आविष्कार होने स्टार्ट हुए, तो साइंस का भी लोगों में नई नई बुद्धि आने स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब लोगों में नए नए विचार आए तो उन्होंने ये सोचा कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने कति उत्पात मचा रखा है, अब एक नया तरीका आना चाहिए, और उस तरीके को मॉडर्न अप्रोच का नाम दिया गया। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो सब वर्ल्ड वॉर सेकंड के पहले का पार्ट है, इसलिए उसको ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या हो गया, परंपरागत, पुराना। एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो आया उसको बोलते हैं हम मॉडर्न अप्रोच। दैट मीन्स मॉडर्न, अरे मॉडर्न ज़माने का, यानी कि नए ज़माने का नया तरीका, ठीक है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच के क्रिटिसाइज करने के बाद आया है उसको क्या बोलते हैं हम, मॉडर्न अप्रोच। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच को शुरू करने वाला दोस्त कौन था, एरिस्टोटल था। उसके बाद ना सिसरो आया, मैकियावेली आया, मार्क्स वेबर आया, कार्ल मार्क्स आया, तो तमाम थिंकर से आधे चले गए। वैसे ही सेम मॉडर्न अप्रोच को स्टार्ट करने में भी जैसे जीन बोलोंडेल ने कहा है, क्या कहा है इसने, कि जेम्स ब्राइस और लोवेल इसके द्वारा ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत करी गई, मॉडर्न पॉलिटिक्स यानी कि मॉडर्न अप्रोच में, है ना, इस मॉडर्न ज़माने में। इसलिए इनको संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर्स कहा जाता है
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इन मॉडर्न पीरियड के अंदर किसको, जेम्स प्राइस और लोवेल को। दोस्त नाम जरूर याद रखना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जेम्स प्राइस की बात करूं मैं तो इसने अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1988 अपनी इस बुक के अंदर और मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 इस बुक के अंदर दोस्त लेजिस्लेचर को लेकर इसने कंपेयर किया है। तो यहीं से दोस्त इसके कंपेरेटिविटी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट दोस्त देखते हैं, सॉरी भाई, हाँ लोवेल देखते हैं। लोवेल ने भी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी इन देशों के अंदर जो जनमत संग्रह है, रेफरेंडम, लोगों के विचारों को लेना है ना, अपनी संस्थाओं पर, आंतरिक व्यवस्थाओं पर इनको तुलना करना, ये भाई बंदे लोवेल ने शुरुआत कर दी। तो यहीं से शुरुआत मानी गई। इनकी भी कुछ बुक है लोवेल की, इस भाई बंदे की भी कुछ बुक है। वो कौन कौन सी है, गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप 1896 में आई थी, एंड पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट 1913 में आई थी। ये इस बुक के अंदर दोस्त कंपेयर किया है, तो इसकी ये काफ़ी फेमस बुक रही है। ठीक है दोस्त, 1 मिनट लूँगा आपका। हाँ भाई, मज़ा आ गया भाई। बस दोस्त खत्म होने वाली क्लास सब, है ना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है हमारा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको सारी बातें, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं नहीं चाहता कि सभी चैप्टर में आपको एक वीडियो में ही समझा दूँ कि आपके ऊपर से भी निकल जाए। वहीं तक समझेंगे हम जहाँ तक आपको समझ में आ जाए। चलिए, 20वीं सेंचुरी के अंदर भाई ये है वुडरो विल्सन। इसने कंपेयर किया गवर्नमेंट्स के बीच में, यूएसए और यूरोप के बीच में। फिर इन्होंने जो कंपेयर किया तो इन्होंने बताया कंपैरेटिव, यानी जब ये कंपेयर कर रहे थे वुडरो विल्सन कि अमेरिका क्या चीज़ है, अमेरिकी सरकार जो यूरोपियन सरकार से सीख सकती है, और है ना ऐसी कौन सी चीज़ है जो सीख सकती है अमेरिका। इसको दोस्तों इन्होंने डिफाइन किया अपनी बुक के अंदर, वुडरो विल्सन ने। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से 20वीं सेंचुरी तक भाई वुडरो विल्सन देख लिया आपने। तो यहाँ तक भाई ये जो कंपैरेटिव का जो तरीका है वो चल रहा है। और आधुनिक उपागम ने क्या किया, इसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो ट्रेडिशनल अप्रोच करता आ रहा था, जैसा कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करना, ओनली नॉन पॉलिटिकल जो रीजन एरिया उसको छोड़ देना, इग्नोर कर देना, एंड सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ पे ही फोकस करना, यूरोपियन कंट्रीज़ को फोकस करना, एंड एशियन अफ्रीकन को छोड़ देना, ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये कर रहा था। अब मॉडर्न अप्रोच ने इन सभी को सुधारा। इसने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ अफ्रीकन, एशियन, साउथ अमेरिका इन सब कंट्री को भी देखा। साथ ही इसने नॉन पॉलिटिकल जो एरिया उनको, जो दबाव समूह, एनजीओ, रीजन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या होगा, समस्या, उनका सॉल्यूशन क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, इन सब पे इसने जोड़ दिया। एंड साथ ही दोस्त इसने राजनीति की सूक्ष्म प्रक्रियाओं पे भी जोड़ दिया। वोटिंग का प्रभाव, वोटिंग का व्यवहार क्या होता है, वोटिंग करते टाइम दिमाग में चल क्या रहा होता है, वोटिंग पे कास्ट का, रीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब बातों को इसने शामिल किया, है ना, सूक्ष्म चीज़ों को, है ना, छोटी सी छोटी बातों को भी इसने शामिल किया। एंड जो भिन्न दृष्टिकोण है, अलग अलग दोस्त इसने अपनी विचारें दी इस चीज़ को लेकर। इसलिए परंपरागत उपागम ने, जब तक ट्रेडिशनल अप्रोच था, जब तक दोस्त एक सब्जेक्ट के रूप में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का विकास हो ही नहीं पाया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसा कोई विकास हो ही नहीं पाया, यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में लोग पढ़ ही नहीं पाते थे, लोग इसके बारे में सही से समझ ही नहीं पाए जब तक ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा था। एंड दोस्त 1950 के बाद से ही एक सब्जेक्ट के रूप में, है ना, दुनिया के तमाम देशों के अंदर एक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ाया जाने लगा। आधुनिक उपागम जब मॉडर्न अप्रोचेस आए, तो कह सकते हो कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने इसको एक डिसिप्लिन के साथ या डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में भी इसको डेवलप करने से रोक रखा था। ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद जब मॉडर्न अप्रोच आया, देन इसका डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद दुनिया भर के देशों के अंदर इसको पढ़ाया जाने लग गया। एंड दोस्तों अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल अप्रोच को ख़त्म करके मॉडर्न अप्रोचेस की बात तो 1908 में भी दिख गई थी, है ना। अभी तो हम 1940 की बात कर रहे हैं कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ, बिहेवियर रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, उसके बाद ये आना स्टार्ट हुआ। लेकिन 1908 में भी ये दोस्तों बुक आई थी, किसकी है, ग्राहम वेल्स की। ग्राहम वेल्स की दोस्तों बुक थी जिसका नाम था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। एंड आर्थर वेंटले की बुक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। 1908 में जो दोस्तों ये बुक आई है, इन्हीं बुक के अंदर इन्होंने कंपेयर कर दिखाया, किसकी है, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स की। दोस्तों इसको कंपेयर करना स्टार्ट किया, जो ह्यूमन नेचर है पॉलिटिक्स के अंदर,
उसको कंपेयर किया 1908 में ही। तो मॉडर्न जो अप्रोच है इसकी शुरुआत तो इस टाइम से ही हो गई थी, लेकिन सिस्टमेटिक वे से 1945 के टाइम से माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई 1945 में नए नए देशों का उदय हुआ है। अब वेस्टर्न कंट्रीज ब्रिटेन, फ्रांस एंड दोस्त पुर्तगाल, स्पेन वगैरह ये सब कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, नए नए कंट्री आज़ाद होने लग गए। तुलनात्मक क्रांति का भी अपने विषय क्षेत्र में जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या हुआ, नए नए स्कोप, इसका दायरा बढ़ता चला गया। पहले क्या था, सिर्फ वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज पे ही फोकस करना। अब क्या है, नहीं भाई, अफ्रीकन भी, एशियन भी है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, अब सब पे फोकस करना है ना। तो मॉडर्न अप्रोचेस में चेंजेस आता जा रहा है, तभी जाके दोस्त क्या हुआ, मॉडर्न अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ। और इसी तरह मॉडर्न अप्रोच का कहना है कि सभी तरह की जो राजनीतिक व्यवस्था है उन सब की तुलना करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन पे या सिर्फ हिस्टोरिकल को या लीगल को बेस बना के तुलना करना, सभी तरीके से कंपेयर करना। ठीक है, जिसमें दोस्त फ्रेडरिक ब्राइस, आर्मंड पावेल, लुसियन पाई, सिडनी दरवा, डेविड एप्टर, डेविड ईस्टन, इन सब का नाम आता है दोस्त मॉडर्न अप्रोच के अंदर। डेविड ईस्टन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर देखा जाए तो दोस्त राजनीतिक आधुनिकीकरण को इसने जोड़ दिया, इसको बनाने में संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और मार्क्सवादी और लेनिनवादी व्यवस्था, ये 3 तरीके से दोस्त देखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति का आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल का मॉडर्नाइजेशन हो गया, पहली बात। एंड स्ट्रक्चर के साथ उसके फंक्शंस पे भी जोड़ दिए गए, है ना। उसका फंक्शनल पार्ट कौन सा है एक इंस्टीट्यूशन का, संविधान या संस्था, जैसे कि कार्यपालिका या एक प्रधानमंत्री कोई काम करता है तो कैसे करता है, उसके मेन पावर्स, है ना, क्या है, तो फंक्शनल पार्ट्स पर भी ध्यान दिया गया। एंड मार्क्सवादी और लेनिनवादी व्यवस्था जो हम देखते हैं यार, ये देखें तो हम मॉडर्न अप्रोचेस में ही 1945 के बाद ही दुनिया में फला फूला और सही से मतलब इसको फोकस किया जाने लग गया। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो 1917 में ये सफल हुआ रशियन रेवोल्यूशन के बाद रसिया के अंदर, और 1949 में दोस्तों चाइना के अंदर। उसके बाद ही मार्क्सवादी लेनिनवादी की बात दुनिया में फैलती चली गई। भारत में भी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन ज़्यादा फोकस है समाजवादी सोशलिज्म पे ही था। ये सब हम जानते हो। तो दोस्तों 1991 में LPG, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, न्यू पॉलिसी हमने अपनाया, तब जाके हमने उदारवादी सिस्टम को अपनाना स्टार्ट किया, जब सोवियत संघ विघटन हो गया था। चलिए बात करते हैं दोस्तों आधुनिक जो दृष्टिकोण है इसकी आवश्यकता क्या हुई, क्यों इसको हमने दोस्त अपनाया। देखो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी ट्रेडिशनल वाली, उनकी कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए इसको अपनाया सबसे पहली बात तो। और आर्मेंट और पावेल इन्होंने बताया कि इसको अपनाने के तरीके या इसको हमने क्यों अपनाया, मेन चीज़ क्या रहा, है ना, इसके पीछे का कारण क्या रहा। सबसे पहला का जो कारण रहा वो तो दोस्त नए नए देशों का उदय हो रहा है, तो कंपेरेटिव करने का या जो कंपेयर करने का जो तरीका है वो भी नया नया होना चाहिए। क्योंकि अब वेस्टर्न कंट्रीज से निकल के हमें और कंट्रीज़ को भी अध्ययन करना है, स्टडी करना है, तो स्टडी का तरीका भी अलग होना चाहिए, इसलिए ये अपनाना जरूरी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का प्रभाव बढ़ता चला गया। दुनिया 2 तरीके से बढ़ गई थी, देखा था हमने दोस्तों, रसिया, है ना, USSR और US से प्रभाव क्षेत्र अलग था। इंटरनेशनल रूप से UNO का राइज हो गया था, इंटरनेशनल पावर बढ़ते जा रहे थे। स्टडी करने के लिए नया अप्रोच चाहिए भाई अब तो, है ना। एंड जो नॉन पॉलिटिकल जो एरिया था, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने छोड़ दिया था, अब उनको भी फोकस करने के लिए ज़रूरी था मॉडर्न अप्रोच को अपनाना है। तो दोस्तों ये 3 रीज़न बताया है आर्मंड और पावेल ने, इसलिए हमने मॉडर्न अप्रोच अपनाया है। अब हम ये देखेंगे कि फीचर्स क्या है मॉडर्न अप्रोचेस की। सबसे पहले दोस्त ये चीज़ों को एनालिटिकल रूप से एंड व्याख्यात्मक क्या करता है दोस्त, ये एक्सप्लेन करता है और एनालाइज भी करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को बताता है, उसकी सॉल्यूशन क्या है उसको भी बताता है। एंड ये एम्पिरिकल है। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, अनुभववादी, ये तथ्यों की बात करता है, क्या हो रहा है इसकी बात करता है, ठीक है, ना कि ट्रेडिशनल की तरह क्या होना चाहिए, कल्पनाओं की बात ये बिल्कुल नहीं करता, क्या हो रहा है, क्योंकि ये व्यवहारवादी क्रांति से पैदा हुआ है या साइंस की क्रांति से पैदा हुआ है, इसलिए तथ्यों की बात करता है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया ये हम नहीं मानेंगे, ऐसा बोलता है। लेकिन दुनिया आज मानती है ना। वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन पे बात करता है, ये साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी की बात करता है, समझे दोस्त। चलिए, ये आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र व्यापक है। अब देखो क्या हुआ कि आज सिर्फ मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच ही नहीं है, बहुत सारे अप्रोचेस आ चुके हैं, तो इसका क्षेत्र भी बढ़ता चला गया, क्योंकि नए नए देश भी बनने उदय हुए, आज़ाद हुए, तो इसको स्कोप भी काफ़ी बड़ा हो गया। एंड दोस्तों क्या ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है, एंड इसका मतलब क्या हुआ, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि आज इस सब्जेक्ट को दुनिया भर के कंट्री में पढ़ाया भी जा रहा है, एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में स्टडी भी किया जाता है। दोस्तों ये मूल्य सत्ता बनाम मूल्य सापेक्ष अध्ययन करता है, यानी दोस्तों ये वैल्यू फ्री है और वैल्यू ओरिएंटेड स्टडी है। दैट मीन्स अगर देखा जाए
तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो वैल्यू फ्री की बात करता था, वैल्यू था ही नहीं उसके अंदर, है ना, मूल्यों की बात। लेकिन अब ये क्या है भाई, ये मूल्य है सापेक्ष, यानी कि वैल्यू ओरिएंटेड स्टडी करता है। तथ्यों की बात तो करता ही करता है, कल्पनाओं की भी हल्की सी बात कर लेता है, तो बैलेंस बना के चलता है। व्यवस्थामूलक अध्ययन करता है, ये सिस्टमेटिक वे में दोस्त स्टडी करता है ताकि व्यवस्था के साथ स्टडी करके उनकी समस्याओं को बताया जा सके। छोटे छोटे पॉइंट से बस आप इनको पॉइंट को समझ के पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये संरचनात्मक कार्यात्मक अध्ययन पर जोर देता है, चीज़ों को करता है जो स्ट्रक्चर उसका फंक्शन है, उसका स्ट्रक्चरल और उसका फंक्शनल पार्ट्स कवर करता है। एंड साथ ही ये ना कि सिर्फ राजनीति, ये सामाजिक जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी बात करते हैं, यानी कि जो सामाजिक रूप से जो समस्या है उन पे भी बात करता है, ना कि सिर्फ राजनीतिक समस्याओं पे या राजनीतिक पक्षों की बात कर रही है। पॉलिटिकल साथ इकोनॉमी की भी बात करता है। एंड दोस्तों हम ये देखेंगे कि आधुनिक जो दृष्टिकोण है इसकी आलोचना भी की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज क्या है, जो इसका विषय क्षेत्र है और इसका जो नेचर है मॉडर्न अप्रोच का, वो काफ़ी जटिल हो गया है। क्योंकि आज दुनिया के अंदर एक नहीं तमाम थ्योरेटिकल अप्रोच आ चुके हैं और इसलिए कंपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी आ गई है। अनेक उपागमों का प्रचलन हो गया है। आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिशनल और मॉडर्न ही है, आज जो देखा जाए तो तमाम तरह के दर्शन शास्त्र का अप्रोच आ गया, समाजशास्त्री अप्रोच, आर्थिक अप्रोच, बहुत सारे अप्रोचेस आ गए। तो किस अप्रोच में स्टडी करें भाई, किस में स्टडी करें? तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वह विकासशील देशों की राजनीति व्यवस्था को समझना। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि कौन सा उपागम अपनाएं, ट्रेडिशनल या मॉडर्न अप्रोच, या जो अभी नए नए अप्रोच आ रहे हैं बिहेवियर रेवोल्यूशन के बाद उनको अपनाएं। माफ करना भाई। तो कौन से प्रॉब्लम यानी कौन से अप्रोच को अपनाएं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इन बातों की वजह से इसकी क्रिटिसाइज की जाती है मॉडर्न अप्रोच की। अब देखेंगे हम आधुनिक दृष्टिकोण के उपागम, डेट मीन्स मॉडर्न अप्रोच। जैसे हमने देखा था ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हिस्टोरिकल, लीगल और इंस्टीट्यूशनल, सेम उसी तरीके से ही हम देखेंगे मॉडर्न में भी 3 अप्रोचेस हैं जो हमें बताता है कि मॉडर्न तरीके से कैसे स्टडी किया जाए। उनमें सबसे पहला है व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। सिस्टम एनालिसिस यानी सिस्टम को ही दोस्त प्रणाली भी कहा जाता है, प्रणाली विश्लेषण दृष्टिकोण कह लो या व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण कह लो, बोथ आर सेम। नेक्स्ट है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। एंड तीसरा है मार्क्सवादी लेनिनवादी विश्लेषण, डेट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, डेट मीन्स मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अप्रोच। ये 3 अप्रोच है जो हमें आज समझना है। इन तीनों में दोस्त पहला और दूसरा ये आपके सिलेबस में है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडिशनल वाले में जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, अरे बताओ ना भाई कौन सा है? इंस्टीट्यूशनल वाला। ट्रेडिशनल में 3 है ना दोस्त, हिस्टोरिकल और लीगल, इन दोनों पे नहीं, आपको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पर ज़्यादा फोकस करना है। और मॉडर्न अप्रोच के अंदर आपको पहले और दूसरे यानी प्रणाली विश्लेषण दृष्टिकोण या प्रणाली सिस्टम कह लो, या आप इसको सिस्टम एनालिसिस अप्रोच कह लो या सिस्टम अप्रोच कह लो, एक ही बात है, ठीक है। नाम में कंफ्यूज मत होना जहाँ कहीं और आपको लिखा मिल जाए तो। एंड दूसरा है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। हम इन दोनों को सही से समझेंगे, देन हम मार्क्सवादी लेनिनवादी को भी समझ लेंगे अच्छे से, बहुत ईजी है दोस्त। आज की इस क्लास के अंदर मैंने ट्रेडिशनल जो आपको अप्रोच है बिल्कुल तगड़े से समझा दिया है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे मॉडर्न अप्रोच। ऐसा सही रहेगा ना? अगर मैं सारा आज ही एक पार्ट में ही समझा देता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको भी समझ में आया ये भी ना आया। मैं नहीं चाहता भाई कि मैं मेहनत भी करूँ आपको समझ में भी ना आए, नहीं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का आएगा जिसके अंदर हम मॉडर्न अप्रोचेस पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। मेरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अब तक जितनी भी वीडियोस बनी है उनके लिंक मैंने नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की नोट्स आप लेना चाहते हो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपका यूं ही प्यार बना रहा, सपोर्ट करते रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके मेरी वीडियोस देखते रहे, लाइक करके सभी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, तो मैं समझूंगा कि नहीं भाई आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और मैं सोचूंगा कि नहीं यार धरती पर आने का मेरा मकसद ही पूरा हो गया। आपका प्यार पाना है दोस्त मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना, इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, सिर्फ अपने तक देख के मत छोड़ना भाई। इस वीडियो को बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, आपका प्यार यूं ही बरकरार रहे इसके लिए मैं कड़ी मेहनत करूँगा। मैं मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
अपना प्यार बनाए रखना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है। लाल बटन दबाना होता है, लाल बटन दबा दो भाई, दबा दिए, जल्दी दबाओ ना, मैं कब दबाओगे भाई, दबाओ, दबा दिया। अब मैं जाऊँ फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।